Hello students, today we are going to study our chapter number 4 of class 11th Political Science, book number 1. The name of book is Political Theory and the name of chapter is Social Justice. बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि समाज के अंदर जो समुदाय के लोग हैं या जो भी एक इंडिविजुअल व्यक्ति भी है अगर उसको न्याय जो मिलना चाहिए, कहने का मतलब है उसका भी उतना ही हक है जितना औरों का है, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. सो द आवर वेरी फर्स्ट हेडिंग इज व्हाट इज जस्टिस. न्याय क्या है? ऑल कल्चर्स एंड ट्रेडिशन हैव इंटरप्रिटेटेड द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस इन डिफरेंट वे. देखिए, हर ट्रेडिशन के अंदर, हर कल्चर के अंदर आपको न्याय के अलग अलग आयाम दिख जाएंगे. किसी रिलीजन में या किसी कल्चर में जस्टिस की अलग डेफिनेशन है, दूसरे कल्चर में जस्टिस की अलग डेफिनेशन है. इन एंशियंट इंडिया सोसाइटी जस्टिस वाज एसोसिएटेड विद धर्म और जस्ट सोशल ऑर्डर वाज कंसिडर्ड टू बी द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ किंग्स. बेसिकली न्याय करना पुराने समय में किसकी जिम्मेदारी होती थी? राजा की. और न्याय को किसके एंगल से देखा जाता था, मतलब किस बेस पे न्याय किया जाता था? धार्मिक क्रियाओं पे, मतलब जो धर्म की बातें होती थी उस बेस पे पुराने समय में न्याय किया जाता था. आज तो संवैधानिक व्यवस्थाओं के हिसाब से न्याय किया जाता है. In China, Confucius, the famous philosopher, argued that kings should maintain justice by punishing wrongdoers and rewarding the virtuous. इनके हिसाब से ये मानना था कि जो राजा का फर्ज है वो ये है कि जो जिसने गलत किया है राजा उसको सजा दे और जो मतलब कि सही है उसको रिवॉर्ड दे. इन 4th century BC, Athens, Greece, Plato discussed issue of justice in his book द रिपब्लिक. और अगर हम 4th century की बात करें तो प्लेटो ने, जो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने अपनी बुक द रिपब्लिक में जस्टिस की बात की, न्याय की बात की. जस्टिस रिक्वायर दैट वी गिव ड्यू एंड इक्वल कंसिडरेशन टू ऑल इंडिविजुअल. मैंने बताया ना कि अगर दो व्यक्ति हैं तो दोनों क्या है? बराबर है. जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. विधि के समक्ष सब समान है, मतलब कि न्याय के सामने सब इक्वल है और सबको न्याय का इक्वल संरक्षण है. चाहे अमीर है, गरीब है, किसी भी समुदाय का है, किसी भी रिलीजन का है, दे ऑल आर इक्वल. तो वो चीज, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स. वन ऑफ द प्रिंसिपल रिगार्डिंग इक्वल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल पर्सन इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग इक्वल इक्वली. कहने का मतलब है हर व्यक्ति को इक्वली ट्रीट किया जाएगा. मीन टू से देयर विल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ और मैनी अदर थिंग्स. मतलब किसी भी तरीके का भेदभाव किसी भी बेस पे नहीं किया जाएगा किसी व्यक्ति के साथ. वो ही न्याय है. It is considered that all individuals share certain characteristics as human beings, therefore they deserve equal right and equal treatment. कहने का मतलब है हर व्यक्ति के बीच में समानताएं हैं और हर व्यक्ति एक समान है. शुरुआती दौर पे सोसाइटिकल पर्सपेक्टिव में आके थोड़े से चेंजेस हो जाते हैं, मीन टू से वे ऑफ बिहेवियर और वे ऑफ एक्शन में, पर यूनिवर्सली वी ऑल आर इक्वल एंड एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी ऑल आर इक्वल. तो हम सबको ट्रीटमेंट भी कैसा मिलेगा? इक्वली मिलेगा. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट राइट विच आर ग्रांटेड इन मोस्ट लिबरल डेमोक्रेसीज टुडे इंक्लूड सिविल राइट्स. जैसे इंडिया के अंदर भी है सिविल राइट्स मिले हुए हैं सिटीजन्स को. जैसे राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 है हमारे यहाँ, एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 के अंदर दे रखा. राइट टू प्रॉपर्टी पहले हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट था, पर अब लीगल राइट है, पहले आर्टिकल 31 में था. पॉलिटिकल राइट है हमारे यहाँ, राइट टू वोट, और अगर हम इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं वो भी खड़े हो सकते हैं, वो भी हमें अधिकार दिया है भारतीय संविधान ने. एंड सर्टेन सोशल राइट्स, और जो अदर फंडामेंटल राइट्स हैं विच वुड इंक्लूड द राइट टू एंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटी. आर्टिकल 16 की बात कर रहा है भारत के संविधान की. विद अदर मेंबर ऑफ द सोसाइटी. आप जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें राइट्स देता है सारे, और यही न्याय है और सबको इक्वली मिलते हैं ये. द प्रिंसिपल ऑफ treating equals equally would require that people should not be discriminated against on ground of class, caste, race or gender.
आर्टिकल 15 की बात कर रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जात, उसके धर्म, उसके जेंडर के नाम पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये भारत के अंदर है, यही न्याय है। प्रोपोर्शनेट जस्टिस, इक्वल ट्रीटमेंट इज नॉट द ओनली प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। अब देखो, सबको बराबर ट्रीट कर दिया, यही न्याय यहां तक ही सीमित नहीं है। देयर कुड बी circumstances in which we might feel that treating everybody equally would be unjust। और कई बार क्या होता है, कुछ situations ऐसी हो जाती है जिसमें हमें, अगर हम हर किसी को इक्वली ट्रीट करें तो लगता है कि वो न्याय नहीं हुआ। If everybody start from the same baseline of equal right, justice in such cases would mean rewarding people in proportion to the scale and क्वालिटी ऑफ देयर एफर्ट। तो अगर हर व्यक्ति एक ही जगह से शुरू करेगा, फॉर एग्जाम्पल एक ही लाइन से शुरू कर रहा है चीजों को, तो क्या होगा, हर किसी को इक्वली, मतलब कि क्या करना पड़ेगा, उसको चीजों को रिवॉर्ड देना पड़ेगा इक्वली। ठीक है, क्योंकि सबने इक्वल वे में स्टार्ट किया, तो जस्टिस क्या होगा भाई, सबको बराबर का हक मिले। पर अगर आप देखोगे अपने सराउंडिंग्स में, तो आपको कुछ लोग अमीर भी दिखाई देंगे, कुछ लोग कम निर्धन है जिनके पास धन कम है, और कुछ लोग का सोशल बैकग्राउंड या सोशल स्टेटस अच्छा है, कुछ का थोड़ा लो है। तो कहने का मतलब है, पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो कह रहा है आर्टिकल 16 की इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, या आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन दे रखा है, या आर्टिकल 19 में फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, तो और फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर बिलीव्स, या आर्टिकल 25 से 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, या आर्टिकल 29 से 30 प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, तो या आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो ये सारे राइट्स मिले हैं, ठीक है, सोसाइटी के लिए जरूरी भी है, पर वो यही कह रहा है कि क्या अगर हम इनको इम्प्लीमेंट करें तो ये इक्वली इम्प्लीमेंट होते हैं। इसका आंसर ये है, हाँ या ना, आपको अपने चारों तरफ दिख जाएगा। However, it would be fair and just to reward different kind of work differently। हाँ, पर ये जरूरी है कि भाई अलग अलग जिस व्यक्ति ने जैसा काम किया है उसको वैसा रिवॉर्ड मिलेगा, ये ठीक है, यही न्याय भी है। और सबको एक जैसा एक जैसा रिवॉर्ड देना, कि भाई अब मान लो किसी ने ज्यादा मेहनत करी और किसी ने कम मेहनत करी, न्याय तो कह रहा है कि भाई दोनों को बराबर मिलना चाहिए, तो वो तो अनजस्ट होगा ना उस व्यक्ति के साथ। फिर उसके मन में आएगा कि भाई इसने कम मेहनत करी थी, इसको भी उतना ही मिल रहा है जितना मेरे को मिल रहा है, तो फिर क्या होगा, फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। तो न्याय की एक थोड़ा सा और अलग कंसेप्ट में अगर हम जाके समझेंगे, न्याय वही है कि हम सब बराबर हैं, पर हमें उतना ही रिवॉर्ड मिलेगा जितना हमने मेहनत किया है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है स्कूल के एग्जामिनेशन रिजल्ट्स। अब देखें, जो बच्चे ज्यादा मेहनत करते हैं उनको ज्यादा ग्रेड्स मिल जाते हैं, जो थोड़ा कम करते हैं उनको कम मिलता है। तो मेहनत, बच्चे सारे इक्वल हैं, सबको इक्वल अधिकार है एग्जाम में बैठने का, पेपर लिखने का, अपना जो भी उनको होता है। तो पर रिवॉर्ड्स मिलेगा मेहनत के हिसाब से, दिस इज जस्टिस। वरना उस व्यक्ति के साथ अनजस्टिस होगा ना, अगर कम मेहनत करने वाले को भी उतना ही नंबर मिला जितना ज्यादा मेहनत करने को वाले को मिला था, तो ज्यादा मेहनत करने वाले के साथ अनजस्टिस हो जाएगा ये तो। पर हम तो जस्टिस की बात कर रहे हैं, तो ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। So let us, if we take into account factors such as effort required, the skill required, the possible dangers involved in that work and so on, इन्हीं बेस पे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। जिस काम में ज्यादा रिस्क है, मतलब ज्यादा डेंजरस है, जैसे कोयल माइन में काम करना या इस तरह में, तो उन चीजों में क्या है, थोड़ा सा रिवॉर्ड ज्यादा मिलना चाहिए, ये चीज। For justice in society, the principle of equal treatment needs to be balanced with the principle of proportionality। कहने का मतलब है कि भाई जिसने जितना प्रपोर्शन का मेहनत किया, जितना अपना योगदान दिया, उसको उतना रिवॉर्ड मिलेगा। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्पेशल नीड्स। A third principle of justice which we recognize is for the society to take into the account special needs of people while distributing rewards or duties। कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति को जिम्मेदारियां भी उसके हिसाब से ही मिलनी चाहिए और रिवॉर्ड्स भी उसके हिसाब से मिलने चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग अकाउंट फॉर ऑफ द स्पेशल नीड ऑफ पीपल डज नॉट नेसेसरली कॉन्ट्राडिक्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट सो मच एज it as extend it, because the principle of treating equally could imply the people who are not equal in certain important
रेस्पेक्ट्स कुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली। कई बार क्या होता है कि कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो मतलब कि आप कह सकते हैं फिजिकली डिसेबल्ड है या दिव्यांग है। तो अब मान लो फॉर एग्जांपल जैसे कोई जॉब निकला है और उसमें फिजिकल स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए बॉडी का। अब एक दिव्यांग व्यक्ति को तो वो जॉब नहीं मिल सकता क्योंकि उसमें फिजिकल स्ट्रक्चर ठीक मांगा है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सिलेक्शन हो रहा है डिफेंस का कहीं पे। तो कहने का मतलब क्या है कि अब यहाँ पे जस्टिस क्या था कि भाई सबको बराबर का हक है, पर वो व्यक्ति तो रह गया बाहर। तो कहने का मतलब है अगर हम हर व्यक्ति को इक्वली ट्रीट भी करेंगे ना तो वो भी न्याय नहीं होगा। कह इसको थोड़ा सा और हम डीप में अगर समझें, कहने का मतलब है कि अगर हम किसी के साथ न्याय करना चाह रहे हैं तो न्याय के भी आयाम अलग अलग हैं। आई होप कि आप इस पॉइंट को थोड़ा सा अपने कंसेप्ट में भी समझने की कोशिश कीजिएगा तो ये आपको और अच्छा ये अगर आप देखेंगे इस तरह के पॉइंट्स हम जब सिविल सर्विसेज के मेंस एग्जाम्स लिखते हैं वहाँ ये पॉइंट बहुत फर्क डालते हैं जो कॉपी चेक करता है उसके ऊपर। तो आप इसको एक और थोड़े से डीप कंसेप्ट में समझने की कोशिश कीजिएगा। हल्का सा आइडिया मैंने आपको दे दिया इसको समझने का। पीपल विद स्पेशल नीड और डिसेबिलिटीज मतलब दिव्यांग की बात कर रहा है कुड बी कंसिडर्ड अनइक्वल इन सम पर्टिकुलर रेस्पेक्ट्स एंड डिजर्विंग फॉर स्पेशल हेल्प। फॉर एग्जाम्पल जैसे रिजर्वेशन व्यवस्था, जो फिजिकल डिसेबल्ड है उनके लिए रिजर्वेशंस होते हैं ना एजुकेशन में जॉब्स में। तो जो व्यक्ति अगर डिसेबिलिटी से ग्रस्त है जूझ रहा है या दिव्यांग है तो उसको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत होगी ताकि वो भी सोसाइटी में आगे बढ़ सके इक्वली। अब हम उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये न्याय है कि भाई वो भी आगे बढ़ जाए, वो पीछे पिछड़ा ना रह जाए, वो भी आगे बढ़े, ये न्याय है। पर दूसरा व्यक्ति कहेगा कि भाई ये तो अन्याय हो रहा है मेरे साथ क्योंकि उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है मेरे को नहीं मिल रहा है। तो इस कंसेप्ट को समझना है बेसिकली आपको। फिजिकल डिसेबिलिटीज एज और लैक ऑफ एक्सेस टू गुड एजुकेशन, कई बार जो फिजिकल डिसेबल्ड व्यक्ति होते हैं वो अच्छी एजुकेशन या अच्छी हेल्थ केयर से वंचित रह जाते हैं। तो आर सम ऑफ द फैक्टर्स विच आर कंसिडर्ड ग्राउंड फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट इन मैनी कंट्रीज। तो ऐसे दिव्यांगजनों को बहुत ज्यादा क्या होता है स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है ताकि उनका भी ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। और ये अच्छी भी बात है। देखिए अब हम उनको एक मतलब कि थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं ताकि वो लोग भी सोसाइटी के अंदर आगे आए और अपने लिए लिविंग कमा सके, रोजी रोटी कमा सके और अपना डेवलपमेंट और ग्रोथ कर सके। ये जस्टिस है उन लोगों के साथ। अब दूसरी जगह वो एक और व्यक्ति है वो फिजिकल डिसेबल्ड नहीं है, वो कहेगा मेरे साथ तो ये अनजस्ट हो रहा है कि उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है और मेरे को ये नहीं मिल रहा है, और जस्टिस कह रहा है कि वी ऑल आर इक्वल। तो ये चीज उम्मीद है आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी थोड़ी थोड़ी। इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउड फॉर रिजर्वेशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स। भारत के अंदर आप जानते हैं रिजर्वेशन की व्यवस्था है एंड कोटाज भी है फॉर एडमिशन टू द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में या गवर्नमेंट जॉब्स में। फॉर पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी रिजर्वेशन की व्यवस्था है हमारे यहाँ ड्यू टू सोशल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट। क्योंकि कई बार क्या होता है समाज के अंदर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों के साथ कुछ लोग क्या करते हैं डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं। हालांकि कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन इंडिया के अंदर बैन है, आर्टिकल 15 याद रखना, पर कई बार हो जाता है। सोसाइटी के अंदर आप जानते हैं हर इंडिविजुअल की सोच अलग होती है। तो ऐसे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जिसका डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, जिसको डिप्राइव रखा गया है, वंचित रखा गया है चीजों से, या उसको सोशली एक्सक्लूड किया गया है, उसके विकास के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए रिजर्वेशन या कोटा जैसे सिस्टम्स को इंप्लीमेंट किया जाता है। Different groups in the country might favor different policy depending upon which principle of justice they emphasize। कहने का मतलब है कि कुछ लोग रिजर्वेशन के फेवर में भी हैं और कुछ लोग रिजर्वेशन के खिलाफ भी हैं। वो हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव है जिस तरह से वो न्याय के वो सोचते हैं। अब ये एक न्याय है एक तरह का भाई डिप्राइव्ड सेक्शन के साथ न्याय हुआ कि उनको आगे बढ़ने के लिए रिजर्वेशन व्यवस्था मिली। अब दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि भाई उनको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों। तो ये चीज तो हर व्यक्ति का न्याय उसकी सोच के ऊपर निर्भर होता है कि वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है, वो उस हिसाब से न्याय की परिभाषा अपने माइंड में डेवलप करता है। जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन
Social justice also concern the just distribution of goods and services, whether it is between nation or between different groups and individual within the society. तो जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो हम संसाधनों के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज की जो भी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है कि भाई सबको बराबर मिले, कोई रह ना जाए। Therefore, within a country, social justice would require not only that people be treated equally in terms of laws and policies। तो न्याय, सोशल न्याय का मतलब क्या होता है? लोगों को सिर्फ इक्वली ट्रीट करने से भी अलग होता है, जैसे बट आल्सो दैट दे एंजॉय सम बेसिक इक्वलिटी ऑफ लाइफ कंडीशन एंड अपॉर्चुनिटीज भी उन्हें इक्वल वे में मिले। ये भी न्याय है, ये भी सोशल जस्टिस है। फॉर एग्जाम्पल, दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति दिव्यांग है, एक व्यक्ति नॉर्मल है। नॉर्मल व्यक्ति अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहा है, तो दिव्यांग व्यक्ति को भी अपनी जिंदगी अच्छे से जीने का पूरा हक होना चाहिए। दिस इज सोशल जस्टिस। इक्वेलिटी ऑफ लाइफ, आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए डाला गया है ताकि किसी के साथ भी सोशल इनजस्टिस ना हो। और अपॉर्चुनिटी में तो आप जानते हैं आर्टिकल 16 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। Differences of opinion on matters such whether and how to distribute resources and ensure equal access to education। हर व्यक्ति का जो भी पढ़ना चाहता है उसका इक्वल एजुकेशन हक है, एजुकेशन को गेन करने का, जॉब्स में पार्टिसिपेट करने का, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में पार्टिसिपेट करने का, ठीक है। फायर एज पैशन इन द सोसाइटी एंड इवन समटाइम प्रोवाइड वायलेंस। और कई बार क्या होता है, कुछ लोग हिंसक भी हो जाते हैं और या फिर कुछ लोग सोसाइटी के भले के लिए बहुत सारे काम भी करते हैं। तो ये सब चीजें सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। जो हिंसक होते हैं उनके लिए अलग व्यवस्थाएं हैं, कानून व्यवस्था है, सब चीजें हैं। अब देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स भी हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। अब फंडामेंटल राइट्स आजादी हैं, जैसे आर्टिकल 14 से लेके 32 तक है। 32 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, ठीक है ना। और इसी को ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान का दिल और आत्मा भी कहा है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को। कहने का मतलब है कि देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अधिकार सबको मिला है, पर व्यवस्थाएं क्या होती है, कई बार कुछ लोग अपने अधिकारों को एक एक्सट्रीम वे पे ले जाके यूज करना चाहते हैं। तो ऐसे में हमारे संविधान में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन शब्द भी है हर आर्टिकल के साथ। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का मतलब कि आप अपने अधिकारों को उस लिमिट तक यूज कर सकते हैं कि दूसरे के अधिकार एक्सप्लॉइट ना हो। दिस इज अ गुड थिंग। ये अच्छी चीज है कि हम अपने अधिकार सिर्फ उतने यूज कर सकते हैं कि सामने वाले के अधिकार एक्सप्लॉइट ना हो। A well-known political philosopher John Rawls has argued that there could be needed a rational justification। मतलब जो समाज के अंदर न्याय हो रहा है वो एक प्रॉपर वे में हो। For acknowledging the needs to provide help to least privileged members of a society। और रोल्स कहते हैं कि भाई समाज के अंदर जो लीस्ट प्रिविलेज्ड है लोग हैं, मेंबर्स हैं, जो सोसाइटी का सबसे निचला तबका है या पिछड़ा तबका कह लो आप, उसको बेनिफिट, उस तक भी बेनिफिट पहुंचना चाहिए, वो वंचित ना रह जाए चीजों से। न्याय तो भाई तभी होगा ना। और एग्जाम्पल, एक फादर है, वो उसके 3 बच्चे हैं, वो आइसक्रीम लेके आया, 2 बच्चों को मिल गई, एक को नहीं मिली, तो ये क्या का न्याय है? न्याय कब होता कि जब तीनों को मिलती। तो फॉर एग्जाम्पल की सोसाइटी का जो अंडर प्रिविलेज, लीस्ट प्रिविलेज सेक्शन है ना, उसको भी संसाधनों पे इक्वल हक मिले, तब जाके सोशल जस्टिस की हम पॉलिसीज या थ्योरीज को सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट मान सकते हैं। रोल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या कहती है? देखिए ये पॉइंट आपको थोड़े बड़े लगेंगे कि 5-6 लाइन का पॉइंट है, पर ये पॉइंट अपने पूरा पॉइंट है, मतलब इसको लेफ्ट नहीं किया गया है बीच में। जॉन रोल्स आर्ग्यूज दैट द ओनली वी कैन अराइव एट अ फेयर एंड जस्ट रूल इज इफ वी इमेजिन अवर सेल्फ टू बी द सिचुएशन। देखो फॉर एग्जाम्पल, एक बैगर व्यक्ति है, मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल के जरिए चीजें समझाना चाह रहा हूं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, एक बैगर व्यक्ति है और एक व्यक्ति मैं हूं। अब वो बैगर व्यक्ति बैगिंग करके अपनी मतलब की जीविका चला रहा है, तो न्याय कब होगा? रोल्स कहते हैं कि आप अपने आप को उस स्थिति में इमेजिन करके देखो कि अगर आप उस स्थिति में ऐसा जीवन गुजार रहे होते तो क्या आप उस जीवन की कल्पना करते कि वो आपको वो जीवन मिलना चाहिए? जाहिर सी बात है हम लोग कहते नहीं भाई नहीं, ऐसा जीवन तो नहीं मिलना चाहिए हम लोगों को, ये तो बहुत मुश्किल है, इसमें तो सेल्फ रेस्पेक्ट खत्म होती है, ये सब चीजें। तो रोल्स कहते हैं कि न्याय तभी होगा जब आप दूसरे की स्थिति में खुद को रखेंगे।
अगर दूसरा किसी चीज से डिप्राइव है, वंचित है, तो आप अपने आप को इमेजिन करके देखिए कि अगर आप ऐसे होते, आपको ये चीजें ना मिलती तो क्या होता। तब आप उस व्यक्ति को रिसोर्सेज का हक दे दीजिए, प्रोवाइड करा दीजिए, और वो ही न्याय है, रोल्स ऐसा कहते हैं। तो देखिए उन्होंने आगे यही कहा कि अपने आप को उस सिचुएशन में इमेजिन करो इन विच वी हैव टू मेक डिसीजन अबाउट हाउ सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड ऑल्दो वी डू नॉट नो विच पोजीशन वी वुड आवर सेल्फ ऑक्युपाई द सोसाइटी। और रोल्स ये भी कहते हैं कि आप ये भी इमेजिन करो कि समाज किस तरीके का होना चाहिए, और आपको ये भी नहीं पता कि आपकी क्या पोजीशन होगी समाज के अंदर जब आप इमेजिन कर रहे होंगे, या अपने लिए क्या डिसाइड करोगे। फॉर एग्जाम्पल ओवरऑल रोल्स ये कहते हैं कि भाई दूसरों के दुख में खुद को इमेजिन करके उनकी मदद करो, वो ही न्याय है। आसान भाषा में रोल्स ये कह रहे हैं। रोल्स डिस्क्राइब दिस एज अ थिंकिंग अंडर अ वेल ऑफ इग्नोरेंस। इसको क्या कहा रोल्स ने? वेल ऑफ इग्नोरेंस का। बट सिंस नो वन नोज हु ही वुड बी एंड व्हाट इज गोइंग टू बी बेनिफिट हिम, ईच विल प्रिडिक्ट द फ्यूचर सोसाइटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द वर्स्ट ऑफ। हर व्यक्ति क्या चाहता है कि सोसाइटी उसके हिसाब से ऐसी हो, उसके हिसाब से सोसाइटी में ये हो, या उसके हिसाब से सोसाइटी के अंदर ये परिवर्तन आए, क्योंकि हर व्यक्ति का एनवायरमेंटल फैक्टर उसकी थिंकिंग को डेवलप करता है और वो अलग अलग है। तो हर व्यक्ति अगर सोसाइटी अपने आप से इमेजिन करने लगे या अपने आप से बनाना चाहे, तो फिर फ्यूचर या सोसाइटी कैसी होगी? वॉर्स, बिल्कुल खराब होगी। तो ये चीज, और सोसाइटी उसको कैसे बेनिफिट करेगी? दिस वुड नॉट हेल्प दोज हु आर बोर्न इन ए डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब मान लो फॉर एग्जांपल मैं सोचूं कि सोसाइटी के अंदर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जनरली इंसान उन्हीं चीजों को सोचता है जो उसको फायदा पहुंचाएंगी। मैं अंडर प्रिविलेज्ड या डिप्राइव्ड सेक्शन के बारे में तो सोचूंगा ही नहीं। मैं सोचूंगा यार कि काश रोड, मेरी गली का रोड या मेरे सड़क जो मेरे घर तक आती है वो ऐसी हो, मेरे घर के पास ये भी हो, मेरे पास ये भी हो, सोसाइटी मुझे ऐसे देखे, सोसाइटी मुझे इक्वली ट्रीट करे, मुझे फायदा पहुंचाए सोसाइटी, या जो भी चीजें एक व्यक्ति इमेजिन कर रहा। वो एक सेकंड को ये भी सोचेगा कि यार अगर सोसाइटी हो तो वो बैगर जो है ना उसकी भी जिंदगी बहुत बढ़िया हो, उसको भी इक्वली स्टेटस मिले। जनरली मैं आमतौर पे, हालांकि सोसाइटी के अंदर हर तरह के व्यक्ति है जो डिप्राइव्ड सेक्शन के बारे में भी सोचता है, पर ह्यूमन नेचर के हिसाब से हम किसके बारे में सोचेंगे जनरली? सबसे पहले अपने बारे में। तो वो ये रोज ये कह रहे हैं कि सोसाइटी में सोशल जस्टिस तभी होगा जब सब इक्वल लेवल पे होंगे, और जो डिप्राइव्ड है, जो अंडर प्रिविलेज्ड है, उसको भी फायदा पहुंचे। और उसको फायदा पहुंचने के लिए देखो, मान लो अगर हमें किसी के दर्द में भागीदारी लेनी होती है, उसके दर्द में हम उसके साथ होने हैं या उसके प्रॉब्लम में, तो हमें अपने आप को इमेजिन करना पड़ता है ना कि वो प्रॉब्लम हमारे साथ हो रही है। मान लो फॉर एग्जांपल रूल्स ये कहते हैं कि अगर आपको किसी को सोशल जस्टिस देना है तो आप अपने आप को इमेजिन करो उसकी पोजीशन में, और फिर डिसाइड करो कि सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। हालांकि रोल्स की थ्योरी बहुत बढ़िया है, ठीक है। रोल्स देयरफॉर आर्ग्यू दैट रेशनल थिंकिंग, जो समझदार व्यक्ति होता है, नॉट मोर्टेलिटी, could lead us to be fair and judge impartially regarding how to distribute the benefit and burdens of a society। देखो, रेशनल थिंकिंग नॉट मोर्टेलिटी, रोल्स ये कहते हैं कि जब तक आप अपनी समझदार वाली, मतलब कि मीन टू से एक समझदारी वाली सोच डेवलप नहीं करोगे कि सोसाइटी के अंदर रिसोर्सेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कैसे सोसाइटी का बर्डन डिस्ट्रीब्यूट होगा, तब तक आप सोशल जस्टिस नहीं कर सकते। बात तो रोज की ठीक है भाई, कि भाई सबको जिम्मेदारियां बांटनी पड़ेंगी ये देख के कि उनकी काबिलियत क्या है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक कमजोर व्यक्ति है और मैं कहूँ कि तेरे को 100 किलो वजन उठाना है, जब जाके सोसाइटी में तेरे को ये स्टेटस मिलेगा। और जो थोड़ा बॉडी बिल्डर टाइप है उसको कहा कि भाई तेरे को 10 किलो वजन उठाना है। तो रोल्स यहीं पे कह रहे हैं कि रेशनल थिंकिंग रखना, जब बर्डन्स और बेनिफिट्स सोसाइटी के डिस्ट्रीब्यूट करोगे तभी सोशल जस्टिस होगा। बात रोल्स की ठीक है। Pursuing social justice. If in a society deep and persistent division exists between those who enjoy greater wealth and property and the power which goes with such deprived, we would say that social justice is lacking there। कहने का मतलब है कि पैसा, संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में है, ठीक है, उनको ज्यादा प्रिविलेज है जिनके पास ये सब चीजें हैं,
और डिप्राइव्ड के पास थोड़ा बहुत है या कुछ नहीं है, तो क्या वहां जस्टिस हो रहा है? जाहिर सी बात है नहीं हो रहा है। जस्टिस डज नॉट रिक्वायर एब्सोल्यूट इक्वालिटी एंड सेमनेस इन द वे इन विच पीपल लिव। जस्टिस का मतलब ये नहीं है कि अगर मेरे पास एक एक घर है तो दूसरे के पास भी एक घर हो। जस्टिस यहीं तक सीमित नहीं है बिल्कुल एब्सोल्यूट की चीजें एक बिल्कुल प्रॉपर वे में। जस्टिस उससे भी एक स्टेप आगे है कि चीजें तो चलो इक्वली बांट दी, अब सबको इक्वली ट्रीट भी करना है, इक्वल नजर से भी देखना है, इक्वल स्टेटस, दैट इज जस्टिस। Various methods of calculating the basic need of people have been devised by different governments and by international organizations like the World Health Organization। दुनिया भर के देशों में अलग अलग आयाम है, बेसिक नीड्स के बेस पे हम जस्टिस की डेफिनेशंस को कई बार वो कर लेते हैं, जस्टिफाई कि भाई बेसिक नीड है कि भाई फूड मिल जाए, घर, या ये सब चीजें। तो जिस व्यक्ति सोसाइटी में जब सब लोगों को ये चीजें मिल गई, फूड मिल गया, घर मिल गया, बिजली मिल गया, पानी मिल गया साफ पीने का, सैनिटाइजेशन मिल गया, साफ सफाई आसपास, वो ही न्याय है। तो हर देश के अलग अलग आयाम है न्याय के, क्योंकि देखो जस्टिस कोई एक वर्ड की एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दे सकते हम कि न्याय ये है। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि न्याय हर व्यक्ति के हिसाब से अलग हो सकता है, ठीक है। वो मैटर करता है कि वो सोच रहा किस वे में है। प्रोवाइडिंग पीपल विद देयर बेसिक नीड इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। लोकतांत्रिक सरकार की ये जिम्मेदारी है कि कम से कम लोगों की बेसिक जरूरतें तो पूरी हो जाए। However, providing such basic condition of life to all citizen may pose a heavy burden of government। पैसा लगेगा, जाहिर सी बात है भाई, सबको बराबर के अधिकार देने हैं या बराबर का चीजें देनी है तो पैसा तो लगेगा, सरकार के ऊपर बर्डन बढ़ेगा। पर डेवलपिंग देश जैसे इंडिया जैसे देश है, यहाँ पे ये चीज थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। तभी तो आप देखो गवर्नमेंट डाटा के हिसाब से ही इंडिया के अंदर 270 मिलियन पीपल बिलो पुअर्टी लाइन है। आप जानते हैं हमारे यहाँ बिलो पुअर्टी लाइन की दो आयाम है, एक तो है 2400 कैलोरी फॉर रूरल एरिया, 2100 कैलोरी फॉर अर्बन एरिया पर डे, जिसे मिल जाती है वो पुअर्टी लाइन से नीचे नहीं है, वो अबव है। और एक है हमारे यहाँ पे पर मंथ की बता रहा हूँ, पर मंथ जो व्यक्ति 816 रुपए कमा लेता है वो पुअर नहीं है, वो पुअर्टी लाइन से ऊपर है। और 816 रुपए कमाने वाला रूरल एरिया की बात कर रहा हूँ, 816 रुपए ना कमाने वाला पुअर है पर मंथ, पर डे नहीं, पर मंथ। और अर्बन के लिए ये लिमिट 1000 रुपए है पर पर्सन पर मंथ, ठीक है। तो ये पुअर्टी लाइन के आयाम है गवर्नमेंट के हमारे यहाँ। तो कहने का मतलब क्या है कि इंडिया जैसे देश के अंदर इसीलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा पुअर है, क्योंकि यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स आप जानते हैं बहुत बड़े स्केल पे है। डिफरेंट अप्रोचेज आर बीइंग सपोर्टेड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप। देखिए सरकारें तो अपने स्तर पे कोशिश करती हैं कि हम सबको बराबर का हक दें, और सरकार चाहती भी ऐसा है कि सबको बराबर का हक मिले। पर एक बात आती है कि जब हम लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं या डेमोक्रेटिक व्यवस्था की बात करते हैं, तो वहां पे एक जब हम फ्रीडम शब्द दे देते हैं लोगों को, जैसे आर्टिकल 19 में है या आर्टिकल 25 में है, फ्रीडम हम दे देते हैं। मान लो मैंने फ्रीडम दे दिया कि राइट टू प्रॉपर्टी, पहले फंडामेंटल राइट था ना, फिर 44वां संविधान संशोधन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से इसको फंडामेंटल राइट से निकाल के लीगल राइट में डाला। पर जब तक फंडामेंटल राइट था तब तक जो मर्जी आए कि जितनी संपत्ति रख ले। अब एक आदमी है वो बहुत पैसा कमा रहा है, वो संपत्ति रख रहा है, अब उसके पास है, दूसरे के पास नहीं है। आप कहोगे यहाँ पे उसने मेहनत करी इसलिए उसके पास है, ठीक है, सही बात है, पर हम न्याय को समझ रहे हैं यहाँ। तो उस व्यक्ति के साथ तो अन्याय हो गया ना कि उसके पास एक भी नहीं है और इसके पास 10-10 है। तो ये चीज भी समझिए थोड़ा। तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है अपने स्तर पे इसको कम करने की और पुअर्टी को। फ्री मार्केट वर्सेस स्टेट इंटरवेंशन। फ्री मार्केट क्या होता है, समझ लो एक तरह से कैपिटलिज्म की बात कर रहा है, जहां पे सरकार का इंटरवेंशन नहीं होता। स्टेट इंटरवेंशन आप जानते हैं सेंट्रल प्लान इकोनॉमी की बात कर रहा है, जिसमें सारे डिसीजन कौन लेता है, गवर्नमेंट। स्टेट इंटरवेंशन मतलब सेंट्रल प्लान, फ्री मार्केट मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या प्राइवेट इकोनॉमी कह लो। सपोर्टर्स ऑफ द फ्री मार्केट, जो फ्री मार्केट के सपोर्टर हैं, अब कोई कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहा है, फ्री मार्केट को,
उसका मेन मोटो क्या होगा? मुनाफा। वो जस्टिस के बारे में सोचेगा कि यार मैंने 100 रुपये कमाए, 50 ये पुअर है इसको दे दूं, ऐसा सोचेगा वो? नहीं। तो सपोर्टर्स ऑफ द फ्री मार्केट बिलीव दैट इफ मार्केट्स आर लेफ्ट फ्री ऑफ स्टेट इंटरफेरेंस द सम ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन वुड एंश्योर ओवरऑल अ जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट एंड ड्यूटीज इन द सोसाइटी। जो कैपिटलिज्म के सपोर्टर वो कहते हैं कि अगर सरकार का इंटरवेंशन नहीं होगा ना तो सबके पास इक्वल मौका है पैसा कमाने का। क्वेश्चन आता है क्या सब इक्वल वे में पैसा कमाएंगे उस टाइम? अगर ऐसा होता तो आज सबके पास भारत के अंदर इक्वल पैसा हो। हालांकि हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिक्स्ड व्यवस्था है, प्राइवेट और गवर्नमेंट को एग्जिस्ट है हमारे यहाँ। पर एक बार को अगर हम देखें, क्या ऐसा होता कि अगर कैपिटलिज्म के सपोर्टर कहते हैं कि भाई सबको आजाद कर दो और इक्वल हक दे दो, फिर सब इक्वली कमाएंगे और सबको इक्वली ड्यूटीज भी सोसाइटी में बेनिफिट होगा? One of the argument put forward in favor of market distribution is that it gives us more choice। ये ठीक है कि मोर चॉइस है, आज मैं फ्री हूँ, दुनिया भर में कहीं से भी सामान खरीद सकता हूँ। आप जानते हैं इतनी सारी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स अवेलेबल है। तो ये एक चीज कह सकते हैं कि भाई चॉइस बढ़ी है। इसके पीछे ग्लोबलाइजेशन भी है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही चॉइस बढ़ी है। 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी याद रखना, ठीक है, वहां से ली थी हमने ग्लोबलाइजेशन। उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया के डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, जो बाद में भारत के 2 बार प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं, 2004 से लेके 9 तक और फिर 9 से लेके 14 तक 2 कंसेक्यूटिव टर्म उन्होंने पूरे किए हैं। फ्री आर्ग्यूमेंट कैन बी पुट फॉरवर्ड ऑन बोथ साइड। तो भाई फेवर में भी है और अगेंस्ट में भी बोलने वाले हैं। फ्री मार्केट के जो अगेंस्ट में बोलते हैं वो कहते हैं कि भाई अगर फ्री मार्केट कर दोगे तो जो सोसाइटी का अंडर प्रिविलेज सेक्शन है उस तक बेनिफिट कभी पहुंचेगा ही नहीं। बात ये भी ठीक है बिल्कुल। तो फिर ऐसे टाइम में सोशल जस्टिस कहाँ जाएगा जब अंडर प्रिविलेज सेक्शन सोसाइटी में आगे ही नहीं बढ़ पा रहा? बात तो ये भी ठीक है। और वो लोग ये भी कहते हैं कि इस फ्री मार्केट का फायदा सिर्फ प्रिविलेज लोगों को पहुंचेगा जिनके पास पहले से ही संसाधन अवेलेबल है। इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी डिसएग्रीमेंट अबाउट इश्यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड जस्टिस आर इनवाइटेबल। और हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये जानते हैं आप, आर्टिकल 19 का पार्ट 1। एंड इवन हेल्दी बिकॉज दे फोर्स अस टू एग्जामाइन डिफरेंट पॉइंट। और फ्रीडम ऑफ स्पीच किस लिए दिया गया है? या हमारे यहाँ चौथा पिलर किसे कहा गया देश का? प्रेस और मीडिया को। किस लिए? ताकि ये चीजें एग्जामाइन की जा सके कि कमियां क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक पेन है, अब मैंने 2 लोगों को कहा कि भाई आपको स्वतंत्रता है, इस पेन के कमियां निकालिए। तो ऐसा क्यों कहा मैंने? ताकि मैं उनकी कमियों को एनालिसिस, उनके द्वारा बताई गई कमियों को एनालिसिस करके इसको दूर कर सकूं और डेमोक्रेसी को क्या बना सकूं? अच्छा बना सकूं, ताकि सोशल जस्टिस इक्वल वे में दिया जा सके। पॉलिटिक्स इज अबाउट द नेगोशिएशन ऑफ सच डिसएग्रीमेंट थ्रू डिबेट्स। और राजनीति क्या है? चर्चाओं के ही से ही चलती है। डिसएग्रीमेंट मीन्स चर्चाएं करते हैं, आप जानते हैं, लीडर्स। उम्मीद है गाइस आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए दोस्त, अगर कोई भी ऐसा पॉइंट आया है जिससे आपकी किसी भावना को ठेस पहुंची है तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हमारी कोई इंटेंशन नहीं है आपकी किसी भी भावना को हर्ट करने की। आपकी बुक में चीज़ें हैं, एनसीईआरटी की चीज़ें हैं, ये सब मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी की भावना को किसी भी तरीके से हर्ट करने का। ठीक है स्टूडेंट, स्वस्थ रहिए, खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और जो चीज़ें हैं जैसे पॉइंट्स हैं इन पे सोचिए, क्योंकि आपने ह्यूमैनिटीज लिया है तो यानी आपके एम्स बेसिकली, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि सिविल सर्विसेज है, तो जब सिविल सर्विसेज के बारे में आप मेंस देंगे प्री के बाद, तो वो आपकी थिंकिंग, वे ऑफ एक्सपेंडिंग को ही तो देखेंगे चीज़ों के बारे में। जब पॉलिटिकल थ्योरी से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जनरल स्टडीज़ के पेपर में या इंटरव्यू के दौरान, और अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल रखते हैं तो फिर तो आपसे थिंकिंग और ब्रॉड होनी चाहिए। तो एज अ लर्नर ही आपने चीज़ों को गेन करना है, ठीक है, पर्सनली किसी भी पॉइंट को नहीं लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्वस्थ रहिए, खूब नाम कमाइए, इस देश के लिए भी अच्छा कीजिए और सोसाइटी के लिए भी अच्छा कीजिए और अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद, स्वस्थ रहिए।